नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में फिर से वही पुराना ड्रामा, मकबरा, मस्जिद, मंदिर, भगवा झंडा, हनुमान चालीसा। क्या इस टाइम पे ये मुद्दा उठाना क्या जरूरी था? इस टाइम में देश में इतने सारे मुद्दे हैं जिसपे हम डिबेट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 200 साल पुराना मकबरा तोड़ने का काम किया गया है बजरंग दल और हिंदू महासभा के द्वारा। वहां पे जितने युवा थे उन युवाओं को रोजगार न देके इनके हाथ में एक भगवा झंडा थमा दिया गया है, ये लो तुम और तुम जाके आतंक मचाते रहो। हालांकि मैं इनको युवा नहीं कह सकता, ये एक गुंडे आतंकवादी थे जो इस देश में शांति को भंग करने का बराबर काम करते रहते हैं। 11 अगस्त 2025 को ये मुद्दा को उठाया गया है और यहाँ पे और अभी तक इनके ऊपर कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई है। यहीं पे अगर किसी और धर्म के लोग होते उनको इस टाइम तक आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता। हालांकि ये पिछले 5-10 सालों से कुछ ज्यादा ही होने लगा है, जिसका असर भारत के उन युवाओं पे हो रहा है जो सच में इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बीजेपी वालों से सीधा सवाल करना चाहता हूं, हर बार जब विपक्ष या पब्लिक कोई मुद्दा उठाता है तो आपके द्वारा इस तरीके की घिनौनी हरकतें क्यों शुरू हो जाती है? ये हरकतें हुई थी सुबह के 10 बजे और शुक्रवार को ही इसके बारे में पुलिस को आगाह कर दिया गया था कि हम इस तरीके की हरकतें करने वाले हैं। तो वहां पे पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं रोका इन गुंडों को? हालांकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन रोक भी नहीं सकती है क्योंकि डायरेक्ट ऊपर से ऑर्डर आया है योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम का। इसी तरीके का घटना हमें टाइम टू टाइम देखने को मिला था कांवड़ यात्रा में, जहां पे पुलिस वाले उन गुंडों कांवड़ियों का पैर दबाते हुए नजर आते थे, जिसमें कुछ कांवड़ियां तो ऐसे थे कि जो एक जवान को मारे थे जो हमारे देश को सुरक्षा करते हैं, वो भी उन जवान के बेटे के आंखों के सामने। क्या बीत रही होगी उन बच्चों पे? जिस बच्चे के सामने आपने उसके पिता पे हाथ उठाया, वो भी एक नॉर्मल पिता नहीं, वो इस देश का जवान है। इस तरीके की घटना तो इस देश में ये नेता लोग करवाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सोचने और समझने की जरूरत यह है कि हमें इन मुद्दों में भटकना नहीं है। हमें कभी भी अपना मेन मुद्दों से नजर को हटाना नहीं है। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है? यहाँ पे मेन मुद्दा है इलेक्शन कमीशन। जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के द्वारा आरोप लगाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि ये वोट चोर हैं। अभी कुछ समय पहले लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी एक बड़ा खुलासा किया था, वोट चोर। यहाँ पे पूरी पब्लिक को, पूरे देशवासियों का नजर अपने तरफ खींचा। उन्होंने पूरी देशवासियों को दिखाया कि किस तरीके से वोट चोर होता है। यहाँ पे वोट चोरी का इतना बड़ा संगीन मामला है, उसके बाद भी इन लोगों ने इस मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान मकबरा मस्जिद की तरफ लेके आए। यहाँ पे हमें यह सोचने की बात है कि हमें अपने प्रधानमंत्री से यह पूछना है कि वोट चोरी कैसे हुआ। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरना होगा, क्योंकि ये सारी गतिविधियां इनके नजरों के सामने हुआ है और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा 100% साथ थे। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया था वो राहुल गांधी का खुद का मुद्दा नहीं था, खुद के डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए लिस्टों से हुआ था। जो मैं पिछले वीडियो में बताया था, 7 फीट ऊंचा डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भारत के सिर्फ एक स्टेट कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के एक विधानसभा सीट का मुआयना किया था, जिसके अंदर 1,250,000 वोट की चोरी सामने आई। इसके हिसाब से देखा जाए तो पूरे देश में किस लेवल की चोरी चल रही है। आप अपने सवालों पे डटे रहें और अपने मुद्दों से भटके नहीं। आप अपने प्रधानमंत्री से पूछें
ये वोट चोरी कैसे हुआ? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चोरी किए गए वोट से बना है? इसमें कोई शक नहीं कर सकता है। ये 100% मुआयना हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोट चोरी किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाया। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप भी जाकर सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ें, और वीडियो देखना है तो आप मेरे पिछले 2 वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। यहाँ पे हिंदू मुसलमान के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि रोड गड्ढे में नहीं है, गड्ढे में रोड है। यहाँ पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है। यहाँ पे स्टार्टअप के नाम पे जीरो। एजुकेशन सिस्टम में कोई भी सुधार नहीं किया गया है। जिस तरीके से इन लोगों ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पे और ऑपोजिशन पे एलिगेशंस लगाए थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और प्रोटेस्ट के टाइम पे इनको अरेस्ट किया गया था, सेम इसी तरीके से एसएससी प्रोटेस्ट में सारे टीचरों को भी अरेस्ट किया गया था। क्या इस तरीके से भारत एक विकसित देश बनेगा? यहाँ पे नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं मैं 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाऊंगा। मैं सीधे नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी ये चीज संभव है? आपने जो बोला है 2047 तक आप एक विकसित देश बनाएंगे, क्या इस मुद्दे के साथ, हिंदू मुसलमान के मुद्दे के साथ आप देश बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप एजुकेशन पे काम कीजिए, एजुकेशन पॉलिसी चेंज कीजिए और एजुकेशन सिस्टम को चेंज कीजिए। आप डेफिनेटली 2047 तक विकसित देश बना पाएंगे। अगर इस तरीके से अगर आप देश को चलाते रहे, अगले 2147 तक भी आप विकसित देश नहीं बना पाएंगे। हालांकि वोट चोरी का मामला बहुत संगीन मामला है, अब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है पूरे देशवासियों के लिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया, दिल्ली के सभी कुत्तों को एक अलग जगह बनाया जाएगा, वहां पे वैक्सीन देके उनको सैनिटाइज करके रखा जाएगा। मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन का मुद्दा सॉल्व हो गया है? क्या बिहार में एसआईआर में जो घपला हो रहा है, घटोला हो रहा है, 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट को हटा दिया गया है, वोट देने से वंचित कर दिया गया है उन मजदूरों को, क्या ये मामला सॉल्व हो चुका है? जो आपने कुत्तों का मामला सामने लाए। इस धर्म ने इस देश को इतने सालों तक गुलाम बना के रखा, इसके बाद भी लोग अभी भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमें धर्म जाति से ऊपर उठ के हमें अपने नेता से सवाल पूछना चाहिए, आपने काम क्यों नहीं किया, और आपने जो काम किया है उसका एक लिस्ट जारी कीजिए जो हम देख सके आपने क्या काम किया है और इसमें कितना पैसा लगा है और हमने कितना टैक्स पे किया है, ये भी लिस्ट जारी करें, जिससे हम अपने पैसे को ट्रैक कर सके और आपके द्वारा किए गए काम को भी क्लियरली देख सके। नहीं तो इसी तरीके से पूरे देश में रोड पे गड्ढा नहीं होगा, गड्ढे के अंदर रोड होगा।